यूट्यूब चैनल विद्या सहयोग में। मेरा नाम है अंशिका और आज मैं आप लोगों को एक बहुत टिपिकल सा टॉपिक बहुत इजी वे में आपको समझाने वाली हूँ, जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कि कैसे व्यापारिक कंपनियाँ भारत में आई। तो उसकी शुरुआत जहाँ से हुई है वही पूरा टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आई एम 100% श्योर कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आधुनिक भारत, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और यहाँ पे लिखा है बिलिंगुअल क्लास, यानी कि क्लास आपको दोनों भाषाओं में मतलब मिल जाएगी। इसे ओनली मैं हिंदी में या इंग्लिश में नहीं बल्कि दोनों लैंग्वेजेस में आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा है 1498 में वास्को डी गामा जब भारत में आया। देखो ऐसा हुआ था कि एक टाइम पर बोलते हैं ना कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की। तो ऐसा थोड़ी कि भारत की खोज ने की तो भारत पहले से था नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। भारत तो बहुत टाइम से है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। लेकिन ये इसलिए कहा जाता है कि भारत की खोज से मतलब है कि भारत आने का रास्ता जो है उसकी खोज किसने की। तो उसकी खोज सर्वप्रथम एक यूरोपीय व्यक्ति जिसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि कहाँ का था, पुर्तगाल का था। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पुर्तगाल, क्योंकि पुर्तगाल से आया। तो 1498 में ये जो है कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। कालीकट बंदरगाह पे पश्चिम के रास्ते से आया है, वेस्ट इंडिया की साइड से आया ये, और उसके बाद में ये जो है साउथ की तरफ आकर के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। और इसकी यहाँ पर आने में कोई काम करता है तो उसमें किसी न किसी की हेल्प तो चाहिए होती है, राइट। तो इसने यहाँ तक आने में इसकी हेल्प की थी अब्दुल मनी ने, जो कि गुजरात का था, यानी कि गुजराती व्यक्ति था। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक थे, जो पूरा बम्बई नाम से जाने जाते थे, फिर बाद में उन को अलग कर दिया गया। तो इस बारे में हम आगे चल के कभी पढ़ेंगे, अभी पहले से जान लेते हैं। वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर एक ऐसे रास्ते की खोज कर दी जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था वहाँ से आने का, क्योंकि पहले एक ऐसा रास्ता था जहाँ से लाल सागर से होकर के आना पड़ता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स देने पड़ते थे लोगों को। तो एक ऐसा रास्ता जिसमें डायरेक्ट पहुँचा जा सके, उसकी खोज की थी वास्को डी गामा ने। इसके हेल्प की अब्दुल मनी ने, जो कि वहाँ का था गुजरात, सॉरी इस वर्ड से जो कि गुजरात में था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 1505 यानी 1498 में जब उसने रास्ता खोज लिया जो कि था पुर्तगाली, तो आप उसने अपने देश में जाकर के बताया होगा कि देखो मैंने ऐसे रास्ता ढूंढ लिया है। तो वहीं से अब एक व्यक्ति आया फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, जो कि पहला पुर्तगाली वायसराय बन गया है। वायसराय से मतलब है कि अब जो पुर्तगाली लोग आकर के यहाँ पर व्यापार करेंगे, तो वो जो व्यक्ति आया उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, जो कि 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के इंडिया में आता है। तो इस तरीके से अब हम ये बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर ये व्यापार करने के लिए अपना सेटअप बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने लिखा है 1509 में अल्बुकर्क आया है, यानी कि इससे ये चीज क्लियर हो रही है कि फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था केवल 4 साल भी भारत में रहा था। तो आपसे अगर कभी कोई पूछे ना कि फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा कितने टाइम तक भारत में रहा, तो केवल 4 साल रहा। उसके बाद में 1509 में अल्बुकर्क आया। अल्बुकर्क एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में आकर एक व्यक्ति को हरा दिया। किसको हराया? आदिल शाह। तो आदिल शाह कौन था? आदिल शाह जो गोवा आप लोग जाते हो, घूमते हो, और ऐसा भी कहा जाता है कि आपको पुर्तगाल जाना है, गोवा चले जाओ, तो बिल्कुल वैसा मतलब वो जगह बिल्कुल वैसी है। तो अल्बुकर्क ने क्या किया कि आदिल शाह से आकर के लड़ाई की और गोवा को जीत लिया, और तब से लेकर के 1961 तक पुर्तगालियों के पास गोवा रहा था। मतलब पूरा भारत आजाद होने के बाद भी गोवा जो था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था, अलग नहीं हो पाया, उनके पास अभी भी था। फिर हमने उनसे लिया, उसके बाद हमने उन्हें यूटी बनाया, उसके बाद में गोवा को यूटी बनाया। फिर 1987 में फिर जाकर के पूरी तरीके से गोवा हमारे पास आए राज्य के रूप में। इस बारे में भी हम आगे और टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी देती रहूँगी मैं। उसके बाद पहली व्यापारिक कोठी, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे की, यानी कि पहला फैक्ट्री कहाँ बनाया उन्होंने, पूरा सेटअप उनका, तो वो कोचीन में हुआ था। कोचीन में उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली थे, तो उनके बारे में जब पुर्तगालियों ने रास्ता ढूंढ लिया है तो वहाँ जाकर बताया तो होगा ना। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसको शेयर करते हैं कि हमने ये चीज़ कर ली, हमने वो चीज़ कर ली। तो यूरोप में ये बात बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी कि अब भारत का रास्ता हमें पता चल चुका है। तो उसी तरीके से जब पुर्तगाली आने लगे तो दूसरे जो यूरोपीय थे वो थे डच, जो कि भारत में आना स्टार्ट हो गए। तो पहला डच का जो व्यक्ति था वो 1596 में, कब आया? 1596 में आया। और वो कौन था? हॉटमैन था, जो कि सुमात्रा में पहुंचा। सुमात्रा में ईस्ट में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो पुर्तगाली आए थे वो सबसे पहले कहाँ आए थे? पश्चिम के रास्ते से होते हुए कालीकट बंदरगाह आए थे साउथ में। अब मैं बोल रही हूँ कि जो डच आए थे वो कहाँ से आए थे? वो पूरा घूम करके ईस्ट से आए थे। जैसे एक चीज क्लियर हो रही है, उससे
रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फेमस है मसालों को लेकर के इंडोनेशिया। जैसे कि यहाँ पर भी स्पाइसेस के लिए ही वो खासतौर पर इंडिया आए थे। तो उसमें जो पहला व्यक्ति था उसका नाम जो था हॉटमैन था, जो 1596 में आया और जो कि सुमात्रा पहुंचा। सुमात्रा में ईस्ट में एक जगह है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ खोली। अभी मैंने आपको बताया था कि पुर्तगालियों ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो थी कोची में खोली थी, राइट। वैसे डच जो थे उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली थी। मसूलीपट्टनम कहाँ है? तमिलनाडु के पास में पट्टनम, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। और एग्जैक्ट अगर मेरे पास मैप होता तो मैं आपको जरूर लोकेशन बताती उसका, बट नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम मैं उसे भी जरूर उससे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। तो 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली कोठी जो है उन्होंने, मतलब कोठी मीन्स फैक्ट्री, पहला अपना सेटअप लगाया कि लोगों को लगाया काम करवाया, तो वैसा मसूलीपट्टनम में किया था। उसके बाद में अब देखो हमने ये देख लिया पुर्तगाली आए, मैंने आपको थोड़ा और बता दिया कि गोवा पर इनका इतना खर्चा लगा था, लास्ट तक गोवा पे रहे थे। और कर्नाटक में भी एक जगह है सेंट डोमिंग करके, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइड में। तो पुर्तगाली जो थे ना वो कर्नाटका में देखो, मैंने आपसे कहा था कि जो गोवा में आदिल शाह से जीत करके ये लोग वहाँ पर गोवा में इन्होंने अपना पूरा सेटअप कर लिया था, बहुत लास्ट तक कर लिया। लेकिन एक और जगह थी कर्नाटक में सेंट डोमिंग। अब आगे चल के जब मैं आपको एंग्लो कर्नाटक वॉर पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोग देखेंगे कि सेंट डोमिंग नाम की जगह कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही थी आगे की हिस्ट्री में। इसी जगह की वजह से जो आपने डुप्ले, अगर फ्रांसीसियों का नाम सुना हो तो डुप्ले जो थे वो मतलब इतने बड़े सैनिक, इतने बड़े शासक होकर के भी सेंट डोमिंग को नहीं जीत पाए थे क्योंकि वो पुर्तगाली का था, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे बेदारा का युद्ध हमें भी पढ़ रहे हैं, तो बेदारा का युद्ध 1759 में हुआ था। ये मैंने, आप सोचोगे मैंने अभी क्यों लिखा, अभी तो मैं 1605 पे थी, सडनली मैं 1759 पे आ गई। देखो मैंने आपको पहले ये बताया कि पुर्तगाली आए, रुके और गए, इतना बता दिया। अब डच का मैंने बताया आए, रुके, अब जाने का भी तो बताऊंगी ना। तो वैसे जो ये डच जो थे ना, तो ऐसा हुआ था कि अब आगे चल के जब मैं आपको प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को समझ आएगा। प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल का नवाब था मीर जाफर बन गया था। मीर जाफर कौन था? जो क्लाइव की साइड में था, राइट। मीर जाफर जो था वो क्लाइव की साइड था। क्लाइव जो BEIC का था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फुल फॉर्म लिखा है मैंने यहाँ पे। तो क्लाइव के साथ में मीर जाफर मिला हुआ था। वहीं कहीं ना कहीं मीर जाफर जो है ना डचों के साथ मिलने जा रहा था। तो अंग्रेज इस बात से डर गए कि अब तो बंगाल का नवाब किससे मिल रहा है? डच से मिल रहा है, तो डच को तो हटाना पड़ेगा ना। इसलिए उन्होंने बेदारा का युद्ध किया था 1759 में, BIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच। और इस युद्ध में डच हार गए थे और उन्हें भारत से जाना पड़ा था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे BEIC कैसे भारत में आई, उसकी स्थापना कब हुई और उन्होंने अपना पूरा सेटअप कैसे किया और कैसे उन्होंने पूरे 100 साल भारत में शासन किया। उन्होंने तो 100 साल किया, उनके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने भी 100 साल किया, मतलब अंग्रेजों ने हमारे इंडिया पर 200 साल शासन किया था। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसी ही वीडियोस की देखने के लिए, ऐसी जानकारी के लिए चैनल से बने रहिए। थैंक यू।